टैक्स को आप कॉस्ट की तरह कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और टैक्स को आप वापस एडजस्ट करोगे तो यू हैव टू मेंटेन एन अकाउंट। तो आपके लिए परचेज अकाउंट डेबिट एंड द टैक्स अमाउंट डेबिट मीन्स द जीएसटी डेबिट, जो भी उसके साथ है आपके बिल के साथ, अगेंस्ट द कैश, क्योंकि कैश तो आपने दोनों के लिए कंपोजिट कलेक्ट किया है तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा उसमें से, ठीक है। और जीएसटी वो डेबिट हो जाएगा। अब जीएसटी में अब वो कितने ब्रेकअप्स हैं, आइदर द सीजीएसटी एसजीएसटी किस तरीके का है, तो उस ढंग से भी वो ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका अकाउंट बनेगा रिगार्डिंग सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी, उसमें एक डेबिट का बैलेंस आएगा। इसको आप फर्दर जब आपके आउटपुट टैक्स क्रिएट होंगे तो आप गवर्नमेंट से क्लेम करोगे, क्लियर है, तब आप इसको गवर्नमेंट से क्लेम करोगे। तो ये जब आपको वापस मिलेगा तो आपका जो अकाउंट बना हुआ है टैक्स अकाउंट, इसके क्रेडिट में जाएगा। देन द टैक्स अकाउंट इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज, क्योंकि डेबिट का बैलेंस आपका रेज है एट द टाइम ऑफ परचेज, एंड क्रेडिट यू विल गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दिस अकाउंट गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ तक की हमारी आपकी बात हो गई थी। ये प्रोसीजर वैट में अप्लाई हो चुका था, मीन्स द वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन ने क्या करेक्शन किया, वैल्यू एडिशन ने ये करेक्शन किया जो नॉर्मल सेल्स टैक्स चला करते थे हमारे यहाँ, कि हर चेन पे जो टैक्स लगता चला जाए उसके ऊपर टैक्स लग जाए, उस कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस के बैड इफेक्ट को इलिमिनेट कर दिया फर्दर। जो भी, और वो कैसे एलिमिनेट हुआ कि वॉट एवर द इनपुट टैक्स इट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, तो जो आपका डीलर है वो आगे उसको पास ऑन नहीं करता है और गवर्नमेंट से क्लेम कर लेता है। यहाँ तक की बात आपसे हो गई थी। तो ये तो हो गया वैट। वैट मीन्स विद इन द स्टेट, और अगर आपकी जो डीलिंग्स हैं वो विदाउट इंटर स्टेट हैं, आउट ऑफ द स्टेट हैं, तब जो उस समय में जो टैक्स चलता था दैट वाज द सीएसटी, मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसकी की रेट 2 से लगा के 5% तक हुआ करती थी, और उसको कलेक्ट करना होता था उस रेस्पेक्टिव स्टेट को जिस स्टेट से वो ट्रांजेक्शन अकर हो रहा होता था, ठीक। और वो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पूल अप हो जाता था, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए स्टेक होल्डर थी। मैं डिस्कस इसलिए ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ बिकॉज जीएसटी इज ए इंटीग्रेटेड सिस्टम, बिकॉज जीएसटी इज ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम and controlled by the one portal. Any paperwork is not allowed. All the things are done to be the online. सारी चीज़ें ऑनलाइन है, पोर्टल पर होती हैं। पेपर्स केवल आपको अपने पास फॉर द प्रूफ फॉर द एनेक्चर्स रखने हैं। उनसे रिक्विजिट जो भी इंफॉर्मेशन है यू हैव टू लोड ऑन द पोर्टल। समझ आती जा रही है बात अच्छे से? तो सारा काम ऑनलाइन है। तो बात ये हो रही थी केवल कि जब सारी चीज़ ऑनलाइन है और एक पोर्टल पर है, क्योंकि टैक्स किसी भी सरकार के लिए मुख्य आय का स्रोत है, आसानी से समझ लीजिए एकदम, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस as well as the any policy, any welfare schemes, any health scheme, any security scheme, all the things, all the schemes needed the fund, and the source of the fund is the basically two for the government. One is the tax generation, वो किसी फॉर्म का हो, ठीक, वो आपके लिए जीएसटी हो, वो इनकम टैक्स हो, वो कोई और तरीके का रेवेन्यू हो, ठीक। तो ये टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए बेसिक सोर्स हैं। और दूसरी चीज क्या है गवर्नमेंट के लिए, दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट। दो तरीकों से सरकार अपने पास पैसा लाने के लिए वही जरिए हैं उसके पास बेसिकली, और काम इतने सारे हैं। आप देखते कितनी सारी फंक्शनरीज है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कहीं बिजनेस करने नहीं जा रही, उसका कोई काम धंधा नहीं, उसका कोई व्यापार नहीं चलता, तो उसके ये खर्चे कैसे चलेंगे सारे? जो उसको पॉलिसी बनानी है, उनमें फंडिंग करनी है, जो उसके अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो खर्चे देने हैं, सिक्योरिटी और हेल्थ, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, तो हर एक स्टेट के भी अपने अपने कंसर्न है। तो जो ये वैट कलेक्ट हुआ करता था ये स्टेट का सब्जेक्ट था, ठीक, ये स्टेट का सब्जेक्ट था। अब जब आपको कोई सेंट्रलाइज चीज़ लानी है कि एक जैसा पूरे देश में हो जाए,
तो जब एक जैसा सारे देश में हो जाए तो ये जो सारे स्टेट्स हैं इनके जो कवर एंड कंट्रोल हैं इन पर असर पड़ रहा है और इनको दिक्कत हो रही है। तो इनको दिक्कत होने के कारण, क्योंकि इनके रेवेन्यू जुड़े हुए हैं, तो कोई राजी क्यों हो। तो जब ये सारे झगड़े खड़े होने लग गए तो इसको लागू होने में बहुत सारा टाइम लगा। और ये आप हमारे जो पीछे के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, हर्डल्स रिगार्डिंग द जीएसटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, इनको आप देखिएगा तो इसमें सारी बातें मिल जाएंगी। शॉर्ट में केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ये चीज़ समझ में आ जाए कि आखिर इसका बेस कारण रहा क्या, कि क्यों ये दिक्कतें आई। तो जब हर एक राज्य सरकार अपने अपने पे अड़ी हुई थी कि उसको अपने स्टेट, डर लग रहा था कि मेरे स्टेट कम हो जाएंगे, मेरा रेवेन्यू स्टेट कम हो जाएगा, तो सो मेनी मीटिंग्स एंड सो मेनी ईयर्स इट विल टेकन टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी। काफ़ी समय लगा, क्योंकि ये कंसेंसस बनाने में कि हर आदमी के हित हैं उसमें और हर एक तैयार हो जाए, ये एक बड़ा कठिन काम था। ठीक है ना, अब आपको समझ आना शुरू हो गया होगा। आप जब अगर उसको सेंट्रल के लेवल पर या एक ही पोर्टल पे कलेक्ट करना है और सारे स्टेट्स को जब उसमें से अपने खर्चे चाहिए, तो हमारे यहाँ से जो जीएसटी है वो डुअल फॉर्म में अप्लाई हुआ। द नेचर ऑफ द जीएसटी इन द इंडिया इज द डुअल, डुअल, सिंगल नहीं है। मतलब एक ही टैक्स में से एक ही हिस्सा एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, प्लीज नोट विद अंडरलाइन, एट द टाइम ऑफ कलेक्शन अलग अलग सरकारों को जाता है। ये बेस बात है। ऐसा नहीं होता कि केवल एक गवर्नमेंट कलेक्ट कर लिए सेंट्रल की और वो आपस में सबको बांट दे, तो एक ही जीएसटी होता। अब हमारे यहाँ देखिए जीएसटी कितने तरीके के, लिखिए जल्दी जल्दी से प्रकार। एक आईजीएसटी, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड जीएसटी। दूसरा सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल जीएसटी। फिर दूसरा एसजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट जीएसटी। फिर यूटी जीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं सबका अलग अलग, जितने स्टेट हैं सबका अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन आपके एक ही इनवॉइस पे होता है। मतलब अगर आप यूपी में आपका बिल कटेगा और आपकी जो ट्रेड है वो इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन यूपी है, तो क्या होगा, आपको मान लीजिए फॉर द एग्जांपल अगर 18% का जीएसटी पड़ रहा है तो 9% सीजीएसटी के हिस्से में जाएगा और 9% एसजीएसटी के हिस्से में जाएगा। जो मैंने शुरुआत में बोला कि दिस टैक्स इज डुअल इन कॉन्सेप्ट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन इटसेल्फ, वहीं से शुरू हो जाते हैं इसके दो रास्ते। जब ये अलग ही अलग कलेक्ट हो रहा है, अलग अलग सरकारों के नाम पे कलेक्ट हो रहा है, तभी तो उसका नाम एसजीएसटी है और तभी दूसरे का नाम सीजीएसटी है। बात समझ आती जा रही है आपको कि शुरुआत से ही इसके नेचर ने डुअलशिप ले ली कि एक फ्लो ऑफ रेवेन्यू इज डाइवर्टेड टुवर्ड द स्टेट गवर्नमेंट एंड वन फ्लो ऑफ रेवेन्यू इज डाइवर्टेड टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन से केस थे बेटा, ये वो केस थे कि जहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, विद इन द स्टेट, यानी जहां पर पहले वैट लगा करता था। तो वैट में मान लेते हैं हम कि अगर कहीं कोई टैक्स 12% था और अब बहुत सारे और दूसरे टैक्सेस हैं जो स्टेट कलेक्ट किया करता था, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स है, जैसे एंट्री टैक्स है, जैसे ऑक्ट्राई है। ठीक, ऐसे कई सारे टैक्स भी स्टेट कलेक्ट करते थे, वो सारे एबॉलिश हो गए ड्यू टू द जीएसटी। तो स्टेट्स के लिए रेवेन्यू की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी इन कंसर्न ऑफ द सेंट्रल। इस बात से आपको सहमत होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट के सोर्सेस फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन थे प्री जीएसटी रिजीम, वो ज़्यादा थे और उनकी पूरी होल्ड और पूरी मनमानी थी। ठीक, तो अब जब इसकी सारी सारी बात तय हो गई कि हाँ चलिए इसको लागू कर देते हैं, आधे आधे पे हो गया तय, इसके बाद भी कई सारे इश्यूज रह गए। तो ये पाया गया कि कुछ इश्यूज पर कंसेंसस नहीं हो पा रही थी कि जो कि हाई रेवेन्यू जनरेटिंग थे। अब आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे जो आपके, मैं अब उन आइटम को डिस्कस करने जा रहा हूँ विच आर नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी और नॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जीएसटी। तो जो जीएसटी के अम्ब्रेला के अंदर नहीं आ पाए, उनका बेसिक कारण ये झगड़ा था कि वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग रिसोर्स थे, जैसे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से रिलेटेड सारे उसके बाई प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, एटीएफ, मतलब
एयर टरबाइन फ्यूल, इस तरीके के जितने ये क्रूड ऑयल से बनने वाले आइटम थे ये जीएसटी के अम्ब्रेला से बाहर हैं। कारण, क्योंकि अब स्टेट इन पर, तो भाई स्टेट के रेजीम में है। भाई सीधी सी बात है कि कोई अगर इस मान लीजिए एक ऐसा ब्लॉक बना हुआ है, इसके अंदर है एक नया ब्लॉक बन रहा है जो बोल रहा है यार हम इसको भी कवर कर लेंगे, तो जितने आइटम इधर से निकल के इस ब्लॉक में चले गए वो तो कवर हो गए, और जो इस ब्लॉक में नहीं आया तो पुराने के हिसाब से तो चलता रहेगा। तो इनके ऊपर वो पुराना टैक्स का रिजीम ही लागू रहा, वैट वाला। तभी आप देखते हो कि न्यूज़ में आपको दिखेगा कि पेट्रोल के रेट में 1 रुपए का इजाफा। और अगर आपको न्यूज़ वाला दिखाता है बम्बई के रेट अलग हैं, मद्रास के अलग रेट अलग हैं, कलकत्ता के रेट अलग हैं, दिल्ली के रेट अलग हैं, और आप पाओगे कि अगर आप कानपुर लखनऊ में रह रहे हो तो वहाँ के रेट अलग हैं। ये क्यों होता है? जबकि एक पार्ले जी के बिस्कुट का दाम है वो ऑल ओवर कंट्री 5 रुपए एक है, 10 रुपए एक है, 20 रुपए एक है, वट, ऐसे सारे आइटम्स के दाम ऑल ओवर द कंट्री एक है। कारण द कॉस्ट ऑफ गुड्स एक है, और द अदर फैक्टर द टैक्स भी एक रेट से अप्लाई हो रहा है इन द होल कंट्री। बट इन द केस दिस ऑफ क्रूड ऑयल, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द जीएसटी, तो जो स्टेट के रेस्पेक्टिव टैक्स हैं इनके असर के कारण आपको जो वो न्यूज़ चैनल पे रेट अलग अलग दिखाई देते हैं, उसका कारण कि ये जीएसटी में कवर नहीं है, ये स्टेट के अंदर कवर है। तो किसी स्टेट में वैट मान लीजिए 30% है इसके ऊपर, तो किसी में 32% है, तो किसी में 33% है, एज पर द डिज़ायर ऑफ द स्टेट, वो उनके कंट्रोल में है। इस कारण आपको रेट में फर्क दिख जाता है कि 1 रुपए दाम बढ़े तो कहीं 100 हो गया, तो कहीं 99 हो गया, तो कहीं 98 हो गया, तो कहीं 97 हो गया, तो कहीं 101 हो गया। दिस इज द रीजन ऑफ द डिफरेंस। मैं आपके दिमाग में डालना क्या चाह रहा हूँ कि वो आइटम अनकवर्ड है कि जो हाई जनरेटिंग है। दूसरा आइटम है लिक्कर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, हाई रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। आप देख रहे हो कोरोना काल में भी जब ये इतने बवाल चलते थे उसके बाद भी आपकी लिकर्स की दुकानें खुल जाती थी फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, because it's the high revenue generating source for the state government. That is why it is also not covered under the GST. ये भी जीएसटी के अंदर नहीं है। तो बेसिकली वो सारे आइटम जीएसटी के अंदर नहीं जा पाए कि जिन पे राज्य राजी नहीं हुए। उनको लगा कि यहाँ पे तो बहुत हैवी रेवेन्यू है, इस पर भी अगर हम राजी हो गए तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी हमको, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट आउट करने में, फर्दर अपनी पॉलिसीज को रन करने में हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिस वॉज द मेन रीजन। ये जब बात आपके दिमाग में घुस जाएगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन सा शामिल नहीं है। वेरी इजीली यू कैन डिफाइन। दूसरे वो चीजें बाहर छोड़ दी गई जिनका बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है, जिनका बहुत ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट है, वो चीजें बाहर छोड़ दी गई। फ्लैग है, सॉल्ट है, खादी के कपड़े हैं, ठीक। ये जो नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें मानी गई वो इसके बाहर हो जा रही है। बेसिकली सॉल्ट ऑल्ट एग्जेम्प्टेड आइटम्स में ये सारे आ गए। नॉट कवर्ड में आपके यही है बस लिकर ऑफ द ह्यूमन कंजम्पशंस एंड द क्रूड ऑयल से रिलेटेड सारे आइटम्स। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि द डिवीजन of the revenue among the central and the state. This is the core issue which is going to be settled before implementation of the GST. और ये सेटल हो जाता है तो आपके जीएसटी को, क्योंकि अब पैसा राज्यों को भी चाहिए, पैसा केंद्र को भी चाहिए, तो आपके यहाँ का जीएसटी का कॉन्सेप्ट डुअल हो जाता है। रटना नहीं पड़ेगा आपको, आपके दिमाग में घुस जाएगा कि ये डुअल हो गया। क्यों यार, दोनों को तो पैसा चाहिए, दोनों को सरकारें चलानी है, दोनों को जनता की सेवा करनी है, ठीक। तो तभी आपके यहाँ जो इंटर स्टेट ट्रेड है, इसमें आप कभी भी कोई अपने यहाँ अगर सामान लेके आए हो और उसका आपको जीएसटी बिल मिला हो तो जरा उस बिल को उठा के देख लीजिए, आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दिख जाएगा लिखा होगा, ठीक है ना। तो आपकी परचेज अगर 100 रुपए की और मान लेते हैं 12% का जीएसटी है, तो 6% जा रहा होगा सीजीएसटी के खाते में और 6% जा रहा है आपके लिए एसजीएसटी के खाते में। आपको समझने की बात क्या है, आपको समझने की बात क्या है कि 6 रुपए जा रहे हैं दिल्ली के पास और 6 रुपए जा रहे हैं लखनऊ के पास। ऐसे ही समझिए जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बड़ी मदद मिलेगी आपको। 6 रुपए जा रहे हैं दिल्ली के पास और 6 रुपए जा रहे हैं लखनऊ के पास। अब अगर यही परचेज कहाँ हो रही है, ये परचेज अगर हो रही है मध्य प्रदेश में, तो 6 रुपए जा रहे हैं दिल्ली के पास और 6 रुपए जा रहे हैं भोपाल के पास। समझते जा रहे हैं आप लोग अच्छे से, ठीक। अब अगर यही परचेज किसी यूनियन टेरिटरी में हो रही है
₹6 जा रहे हैं दिल्ली के पास और ₹6 जा रहे हैं रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी के पास। इस तरीके से हमारा जीएसटी का ये जो विद इन स्टेट का ट्रेड है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रेड, ऐसे गवर्न होता है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जो आपकी ट्रेड वन स्टेट टू अदर स्टेट है, कोई सामान आप लखनऊ से भोपाल या दिल्ली या महाराष्ट्र या कलकत्ता भेजते हैं तो ये इंटर स्टेट ट्रेड हो गई। तो इस पे लगेगा आपका आईजीएसटी, विच इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, फुल फॉर्म। और ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब तो आप कहेंगे यार कि यार कानपुर से हमने मान लो लखनऊ सामान भेजा तो बिल तो कानपुर ही में कटा। द इवेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑकर्स इन द यूपी, सो इट इज द राइट ऑफ यूपी टू कलेक्ट द टैक्सेस। ये तो संविधान अधिकार देता है कि व्यापार पर और इन सब चीजों पर राज्य को कर लगाने का अधिकार है। तो ये फिर आईजीएसटी है, इसका आगे जो एडजस्टमेंट है, ये जो आप आईटीसी लेते हो, इसमें प्रियोरिटी आ जाती है कि आप इसको कैसे कैसे एडजस्ट करा सकते हो। मतलब जो ये आईजीएसटी जमा हो गया आपका, ठीक, तो इसके अगेंस्ट में अगर एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, तो ये एडजस्ट होगा। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे एडजस्ट होगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर आईजीएसटी है तो सारा का सारा पैसा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाने वाला है। ये बात आपको हमेशा समझ आनी चाहिए कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है। तब आगे एडजस्टमेंट आपको अपने आप समझ आ जाएंगे, मुझे बताने नहीं पड़ेंगे। ठीक, यहाँ तक हमारी आपकी बात हो गई। तो कितने तरीके के टाइप्स ऑफ जीएसटी बेटा क्रिएट हो गए? एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, एक यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी, और एक जो नाम अधिकतर एग्जाम में लिखा नहीं मिलता, वो नाम आप लिख लीजिए, उसको बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये भी एक प्रकार का जीएसटी टैक्स है और इसको आपको लिखना चाहिए। अगर आपसे आंसर कोई पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको बताना चाहिए कि एक जीएसटी का टाइप और होता है, विच इज जीएसटी कंपनसेशन सेस। इसके भी सेपरेट आपको पीछे लेक्चर मिल जाएंगे। अभी शॉर्ट में मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ, वेरी शॉर्ट, कि आपको आइडिया हो जाए कि ये पांचवा कहाँ से आ गया यार, जीएसटी कंपनसेशन सेस। एक्चुअली जब रेवेन्यू का लॉस होने लगा स्टेट को, तो वो कतई राजी नहीं हो रहे थे कि आधा तो आप ले जाओगे यार, तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। तो एक इस बात पर सहमति बनी कि आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है, हाँ जी, मान लीजिए आपका इस साल में 100 करोड़ का कलेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो हम पीछे का ट्रेंड भी कवर अप कर लेते हैं स्टैट्स डेटा के हिसाब से कि इससे पिछले साल में अगर 90 रहा, उससे पिछले साल में 81 रहा, मतलब 10% की ग्रोथ है आपकी। तो हम ऐसा करते हैं, ये इस कमेटी ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, सेंट्रल ने बोला हम इस बात पर राजी हैं कि आपका ये जो 100 करोड़ का कलेक्शन है, ये इन द कमिंग ईयर हम इसको 110 करोड़ मांगे लेंगे, इससे अगली साल में 121 करोड़ मानेंगे। आपकी अगर पीछे 5-7 साल से जो भी कलेक्शन है उनका एक ट्रेंड होगा, अगर उसमें ग्रोथ है तो वो ग्रोथ भी हम कंसिडर कर ले रहे हैं कितनी आ रही है, क्योंकि डेटा है, स्टैट्स है, तो हर चीज़ें ये आसानी से कवर अप हो जाएंगी। तो हम ये भी कवर कर लेते हैं कि आपकी ग्रोथ क्या है और आपका एट द टाइम जब ये जीएसटी लागू हो रहा है 16 में 17 में, तो उसका प्रीसीडिंग ईयर में आपका कलेक्शन कितना है। तो हम ये मान लेते हैं कि आपका विद ग्रोथ अगली साल 110 का कलेक्शन आएगा, उससे अगली साल 121 का कलेक्शन आएगा, उससे अगली साल अगर 10% मतलब 12 जोड़ लें 121 में से 133 का कलेक्शन आएगा। 3 साल 4 साल 5 साल का ऐसे 10% प्रोजेक्टिव हम जोड़ते चले जाएं, तो दिस इज द एज्यूम्ड कलेक्शन विच इज डिपेंड ऑन योर ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द टैक्स कलेक्शन इंक्लूडिंग द ग्रोथ। बात समझ आ रही है आपको? प्लीज रिस्पॉन्स करिए, तब आगे बढ़ा जाए तो कुछ इंटरेस्ट भी आपका बना रहे। यस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? प्लीज एनीबडी? यस यार, हल्का सा हाँ ना ही तो करना है, या कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। यस सर, यस सर। ओके, तो ये जो आपका ग्रोथ है इसको भी उन्होंने बोला कि इसको हम कंसिडर करेंगे।
और अगर आपका जीएसटी लागू हो जाने के कारण, क्योंकि डर क्या है कि अगर जीएसटी लागू होगा तो मेरा कलेक्शन गिर जाएगा, जीएसटी लागू हो जाने के कारण अगर आपका ये कलेक्शन गिरता है विद द प्रोजेक्टेड वन, then I will reimburse the amount which is you are deviating or you are deficiting from the projected balances. बात समझ आ रही है? उसने ये बोला कि आपने हमने ये प्रोजेक्ट किया कि जीएसटी लागू होने के बाद अगली साल में आपका कलेक्शन 110 करोड़ हो जाना चाहिए। आपको ये डर लग रहा है ना कि जीएसटी के कारण यार ये मेरा कलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो मान लीजिए आप 102 करोड़ पे रह गए तो ये 8 करोड़ हम भर देंगे आपको। और अगर किसी कारण से मान लीजिए आप 90 करोड़ पे रह गए तो 10 30 करोड़ हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। ये सेंट्रल ने उनको एश्योर किया, प्रॉमिस किया। ठीक, समझते जाइए सारी बात को ध्यान से और नोट करते जाइए कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का जन्म कहाँ से हुआ। इसका नाम जरूर सेस है पर ये सेस नहीं है, ये इटसेल्फ पूरा टैक्स है। ठीक, तो इस बात पे सब राजी हो गए। फिर हाँ चलो ठीक है भाई, और इसका पीरियड रखा गया 5 साल। 17 से अपना जीएसटी लागू हुआ है तो इसको बोला गया कि ये 22 तक इस चीज को हम लागू करेंगे, क्योंकि नई चीज को लागू होने में करने में दिक्कतें आती हैं। धीरे धीरे आदमी का अभ्यास हो जाता है तो आपके भी कलेक्शंस बढ़ जाएंगे। एज सुन एज आप पोर्टल पे अभ्यस्त हो जाओगे और सारा आपका जितना भी उससे जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड डीलर है वो भी अभ्यस्त हो जाएगा, तो आपकी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑपरेशंस एंड द ट्रांजैक्शंस शुरू हो जाएगी, तो आपके टैक्स कलेक्शन भी स्मूथ हो जाएंगे। 5 साल का पीरियड लिया आपको, दिया उन्होंने 22 तक, जिसको अभी एक्सटेंड करके 24 तक कर दिया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मतलब जहां से जीएसटी लागू हुआ था 16-17 से, वहां से लगा के 22 तक के पीरियड में अगर किसी भी प्रोजेक्टेड कलेक्शन में विद ग्रोथ कोई डेफिशिएंसी आती है तो दैट शुड बी रिइंबर्स्ड बाय द जीएसटी काउंसिल और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द रेस्पेक्टिव स्टेट। ये बेस कारण है फॉर द जनरेशन ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक, अब जीएसटी कंपनसेशन सेस मतलब क्या हुआ, ये एक कोई फंड होगा जिससे कि हम इनको पैसा वापस देंगे। तो ये फंड कैसे कलेक्ट होगा? ये फंड कलेक्ट होगा उन पर कि जो चीजें बहुत घातक हैं लोगों के इस्तेमाल करने के लिए, जैसे पान मसाला, जैसे तंबाकू, जैसे सिगरेट्स, इन सब पर जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल कलेक्ट किया करती थी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का जो पिछला नेचर था ये कंपोजिट था, सेंट्रल भी ले रही थी और स्टेट भी ले रही थी, कहीं कहीं पर ये दोनों ले रहे थे। तो ये एक आइटम ऐसा था कि जिसपे दोनों ले रहे थे, तो सेंट्रल ने बोला जो मैं एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करता हूँ ये सारा का सारा और इसको मैं और हाई कर दूंगा, और इन आइटम्स पर याद रखिए पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, इन सब पर मैं और हाई कर दूंगा, और इनको हाई करके मैं क्या करूंगा, जीएसटी कंपनसेशन फंड बना दूंगा। और इस जीएसटी कंपनसेशन फंड से अगर किसी की कोई डेफिशिएंसी आती है इन द कमिंग 5 ईयर्स, जो पहले डिक्लेयर था अब 2 साल और बढ़ गए इन द मतलब अप टू द 24, तो उसको हम इससे रिम्बर्स कर देंगे। ऐसे बना जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो इसका मतलब ये टैक्स तो है ही है, क्योंकि ये तम्बाकू और पान मसाला और सिगरेट इनसे सब पे लग रहा है। ठीक, तो इससे एक फंड क्रिएट होता है जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये एक प्रकार का 5वां जीएसटी हो गया। अब क्योंकि इस फंड की एक टाइम लिमिट है 5 से 7 साल जो भी अब आ रही है, और आगे गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है अगर चाहे तो। शुरुआत में तो 5 था, अब 7 हो गया है, तो आगे डिपेंड्स। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि कल को अगर ये फंड का टाइम पूरा हो जाता है और ये मैच्योर होता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो फंड क्रिएट हुआ है इसमें हर एक स्टेट का कोई रेस्पेक्टिव हिस्सा होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। हर एक स्टेट का रेस्पेक्टिव हिस्सा होगा, उस रेस्पेक्टिव हिस्से से कोई प्रोपोर्शन क्रिएट हो रहा होगा फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द फंड।
उसी प्रोपोर्शन में जो बचा हुआ पैसा होगा वो बांट दिया जाएगा रेस्पेक्टिव स्टेट को। सेंटर ने ये भी अश्योर कर दिया इसे मैं नहीं रखूंगा, जिस दिन खत्म करूंगा मैं सारा आपको लौटा दूंगा। कहने का मतलब कि जो भी जीएसटी कंपनसेशन सेस तंबाकू, सिगरेट, पान मसाले पे कलेक्ट हुआ, तो जो यूपी की हिस्सेदारी है उसी अनुपात में यूपी को बचा हुआ पैसा लौटा दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यूपी की हिस्सेदारी 40% है और 100 रुपए का फंड क्रिएट होता है, ठीक। अभी 100 रुपए के फंड में पूरे साल में हम मान लेते हैं 20 रुपए बढ़ जाते हैं, लोगों के घाटे वाटे के पूरे कर दिए जाते हैं, तो अब कितना बच रहा है फंड में? 80 रुपए। तो 80 रुपए में 40% मतलब 32 रुपए यूपी को लौटा दिए जाएंगे। ये इस जीएसटी कंपनसेशन सेस का मेकिंग प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड द मैच्योरिटी प्रोसीजर, ये तीनों बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कि इसका निर्माण कैसे होगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा और बाद में इसका समापन कैसे होगा। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी कि जीएसटी कंपनसेशन सेस के साथ होगा क्या। नाउ यू आर क्लियर अबाउट द जीएसटी कंपनसेशन सेस? किसी को कोई डाउट आ रहा है बेटा तो पूछ सकता है। किसी का कुछ अगर लिखने में छूट गया है, वो दोबारा जानना चाहता है, तो वो भी उस पॉइंट को पूछ सकता है। प्लीज बेटा। सर यस सर, ये फंड है सर, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको मिल के बनाती हैं। हाँ बेटा, ये जिस स्टेट में इन्हीं तरीके के बिजनेस हो रहे हैं ना, वहीं से ये टैक्स कलेक्ट होगा, इसीलिए उसी प्रोपोर्शन में लौटाया जा रहा है। मान लो कोई यूनियन टेरिटरी और कोई स्टेट ऐसी है कि जिसके यहाँ ये बिजनेस ही नहीं है, उसके यहाँ कोई सिगरेट नहीं बनती, उसके यहाँ कोई पान मसाला नहीं बनता, उसके यहाँ कोई टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं है, इस टाइप के आइटम नहीं है कि जिन पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, तो वो तो इसका कंट्रीब्यूटर होगा ही नहीं। या जिस रेशियो में उसके यहाँ ये बिजनेस हो रहा होगा उस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। दैट इज वाई तो मैंने बोला ना कि इस फंड को रेशियो में क्रिएट होगा, मतलब इसको जो कंट्रीब्यूटर होंगे उनका रेशियो पहले निकाल लिया जाएगा कि इस फंड में किसका कितना कितना हिस्सा जा रहा है, और तो जो बाद में बचा रह जाएगा तो वो उसी रेशियो में लौटा दिया जाएगा। इसीलिए तो इस रेशियो की बात हो रही है ना, क्योंकि कोई रेशियो डिसाइड नहीं है कि हर स्टेट कितना कितना डालेगा। अगर किसी स्टेट में इन चीज़ों का व्यापार ही नहीं है तो उनके यहाँ से कलेक्ट क्या होगा? कुछ नहीं। इज इट क्लियर सती? यस सर। तो और भी बच्चा कोई डाउट हो किसी तरीके का आप सबको तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में टाइप्स लिखने के लिए आए तो आप 4 पे मत रुके। 4 मिलते हैं बड़ी मुश्किल से, लोग तो 3 ही लिख के रुक जाते हैं। 4 से आगे जल्दी कोई बढ़ता नहीं। और अगर आपको पूरे पूरे नंबर हर चीज़ में चाहिए तो आप ये भी प्रकार लिखिए जीएसटी कंपनसेशन सेस, और इसका शॉर्ट में ऐसे ही बनता कैसे है प्रोपोर्शनेटली, किन किन चीज़ों पे लगकर, फिर यूज़ क्या है और इसका समापन क्या है। मुझे लगता है ये विद इन ए हाफ पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ इजीली कवर हो जाएगा, ठीक। और लिखने में तो आप लोगों को महारत है, ये चैंपियन है, तो 1 पैराग्राफ लिखना तो बड़ी छोटी बात है आपके लिए। तो अच्छा स्कोर आपको देगा इन द एग्जाम्स एज वेल एज इन द एनी इंटरव्यू और इन एनी हेल्दी डिस्कशंस। हर जगह आपकी मदद करेगा, इसको भूलिएगा नहीं। तो एक दिन आपको याद हो शायद पिछली क्लास में मैंने बोला था कि ऑन द पान मसाला और इन सब पर टैक्स बहुत हाई है, तो जो भी लोगों से जुड़े हुए कोई लोग अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ लोगों को बोलो कि यार मत करो, क्यों खतरे में डाल लो, ज़िंदगी असली चीज़ नहीं मिल पाएगी। ऐसा कुछ मैंने आपको बोला था। तो अब थोड़ा सा ज़रा रेट भी लिख लीजिए कि जीएसटी कंपनसेशन सेस के रेट क्या है, कि किस रेट में ये जो है वो कलेक्ट किया जाता है। ऑन पान मसाला 135% ऑन वैल्यू, 135% on value means 135% on value on, इसकी चीज पे है, सारा ही लिख लीजिए, अगर शॉर्ट नोट में आ जाता है तो आपको पूरा काम करेगा। ऑन मोटर कार्स 15% on value, on aerated waters 15% on value,
on coal and lignite, on coal and lignite, rupees for 400 per ton. For tobacco and the things manufactured by tobacco के लिए जरा देख लीजिए क्या है, और 4170 पर 1000 स्टिक और 290% एड वलरम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऐसे लिख लीजिएगा, फिर मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। प्लस सेस। अब जरा आप इस पर दिमाग पे जोर डालना शुरू करिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 135% ऑन द पान मसाला। पान मसाले का जो पाउच आप 2 रुपए का देख रहे हैं, इस पे 135% जीएसटी सेस शामिल है। तो इसकी कीमत कितनी हुई? वैल्यू, वैल्यू के ऊपर तो लगा है ना 135%। ठीक, 135% तो टैक्स लग गया, तब ये 2 रुपए पे पहुंचा है। मतलब इसकी कीमत 1 रुपए से कहीं कम है, और उस 1 रुपए से कहीं कम की कीमत में पूरी पैकेजिंग, सारे एक्सपेंसेस, उसका प्रॉफिट, ये सब अगर आप निकाल देंगे तो अब आपके लिए जो मटेरियल है वो कितने का बच रहा है? 40 पैसे का मैक्सिमम। 40 पैसे में क्या क्या उसमें पड़ता है इंग्रेडिएंट्स, तो खाने वाले बेहतर समझ ले कि क्या मिल रहा है उनको। नथिंग एल्स देन केमिकल्स। तो आप बहुत बड़ा परोपकार करेंगे अगर आपकी जान में, पहचान में, मिलने जुलने में कोई भी है, तो उसको एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ये तो टैक्स है यार, ये तो लिखा हुआ है सारी जगह जगह और दुनिया में, इसके आधार पर आप उसको बता तो सकते हो कि ये है स्थिति। और हर चीज जिसमें पड़ने वाली, इसके जरा रेट देख लीजिए, कोई भी 1000-2000 रुपए किलो से कम की नहीं है। कैसे कोई डाल सकता है, कैसे दे सकता है? अब जरा ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको देख लीजिए। ये सिगरेट के विषय में बात कर रहा है कि 4170 रुपए पर 1000 स्टिक। तो एक स्टिक पर बेटा 4 रुपए तो आ ही गए, अगर हम 4000 भी मान ले तो। ये तो टैक्स के जा रहे हैं। और 290 ऑन वैल्यू एड वलरम। एड वलरम का मतलब वैल्यू, आइदर सच वैल्यू में बी इन द क्वांटिटी, आइदर सच वैल्यू में बी इन द वेट। क्योंकि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, तो वो जो बांधी हुई तम्बाकू और वो तम्बाकू का जर्दा, ये भी तो इसमें आ जाएगा ना। तो वो क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं रह पाएगा, वो एक वेट के टर्म्स में आ जाएगा। तो उसके हिसाब से जो वैल्यू बने उस पर 290% या बोथ। तब आप अंदाजा लगाओ कि एक सिगरेट की स्टिक पर कितना टैक्स हो सकता है। 4 रुपए तो सीधे सीधे बता रहा है, और उसके अलावा 290% ऑन वैल्यू। तो 10 रुपए की आप खरीदने जा रहे हो, तो सामान आपके लिए 2 रुपए का है। तो 2 रुपए में तो पानी मिलना मुश्किल है एक गिलास आजकल। और 40 पैसे में क्या मिल सकता है, ये मैं खुद अपने मुंह से बोलूंगा नहीं, आप सब बेहतर समझदार हैं। ठीक, तो देखो बेटा, मैं तो सबको क्लास में बच्चों को एक दफे जरूर बोल देता हूँ, मिलने जुलने वालों को भी बोल देता हूँ, भले कोई ये बोले कि यार ये तो आउट ऑफ टॉपिक आप बात कर रहे हैं। क्यों? कि हम सब इंसान हैं, हमारी सबकी आपस में एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी है, साथ ही हम सब भारतीय हैं। तो एक रिश्ता तो सीधा सीधा है, एक मानवता के कारण, एक देशवासी के कारण। इस नाते आपको भी सबसे बोलना चाहिए। कहीं आपको भलाई मिले ना मिले, ऊपर वाले की निगाह में बड़ी अच्छी मिलेगी। खैर, अब इसके बाद हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। तो ये आपको अंदाजा हुआ, दिस इज द जीएसटी सेस। कितने हाई रेट्स हैं इसका भी अंदाजा आपको हो गया। अब एक काम करिए, जल्दी से रेट ऑफ द जीएसटी भी नोट कर लीजिए। अब रेट की बात चलिए तो रेट ही सारे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग वापस आईजीएसटी के टॉपिक पर पूरी तरीके से आ जाएंगे।
तो रेट्स जल्दी से आप लिख लीजिए फॉर द एसेंशियल आइटम्स। जिनको एसेंशियल आइटम की कैटेगरी में जीएसटी ने डाला एज पर द एक्ट, इसकी एक लिस्ट है विच इज गिवन ऑन द पेज 38 to 41। ठीक है, उस एक्ट के हिसाब से एक पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट में आपके लिए आइटम हैं लगभग 200 के आसपास, जिनको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड आइटम्स अंडर द जीएसटी, और इनकी हेड है एसेंशियल आइटम्स। इन पर रेट है 0%। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, रेट है 0%, टैक्स फ्री नहीं है। जब आप इन आइटम का नाम लिखोगे उसके आगे लिखोगे चार्जेबल एट द टैक्स 0%, तो टैक्स वैल्यू आ जाएगी 0। आप डायरेक्टली हटा नहीं सकते कि शामिल नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो वो हो जाएंगे नॉन टैक्सेबल। ठीक, शामिल हैं पर 0 रेट से टैक्स लगना है इन पे। तो ये एसेंशियल आइटम्स है। दूसरी कैटेगरी लिखिए रॉ डायमंड्स एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। जो रॉ फॉर्म में हमको डायमंड्स मिल रहे हैं या इस तरीके के प्रीशियस स्टोन्स मिल रहे हैं, उन पर 0.25% 0.25% जीएसटी। प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड द ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ देम 3%, 3%। कॉमनली यूज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये बेटा हेड जीएसटी के एक्ट के हिसाब से हैं। इन एक एक हेड के अंदर कई सारे आइटम दिए होंगे कि ये कॉमनली में कौन कौन सी चीज़ें मानी जाएंगी, कौन कौन से नहीं मानी जाएंगी। उन पर 5%। सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर कंपोजिशन स्कीम 6%। कंपोजिशन स्कीम आप समझ रहे होंगे, डिस्कस हो चुकी होगी आपके साथ। इस पर 6% से टैक्स पड़ेगा। इसके रिलेटेड जो सप्लाई है, प्रोडक्ट सर्विस एंड सर्विसेज विच आर ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर ऑफ बेसिक नेसेसिटीज 12%। स्टैंडर्ड गुड्स, जिनको कि आप बोलते हो RNR, जीएसटी की भाषा में बोला जाता है RNR, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 18%। डीमेरिट गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज इंक्लूडिंग of luxury natures 28%। ये जीएसटी के रेट्स हैं आपके लिए, 0 से लगा के 28 तक। ठीक, तो जिन पर सरकार ने अपने हिसाब से थोड़ी छूट दी है वो सब 18 के नीचे हैं। तो जिन पर सरकार को लगता है कि यार थोड़े से ये ज़्यादा लोग दे सकते हैं, वो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, उन पर 28%। इसीलिए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मतलब ओके ओके वाला रेट आपके लिए 18%। ठीक, और इन सारे रेट्स पर एक्सक्लूडिंग 0% वाला जो रेट है, उसके अलावा हर एक पर क्या लागू होगा, सेस। अब ये सेस समय समय पर आते हैं और अलग अलग होते हैं। जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, एक 4% का सेस है, ठीक है ना, जो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो 4% है। ऐसे हमारे यहाँ कई सारे सेस हैं।
तो एजुकेशन वाला और 4% वाला तो लगता ही लगता है इस पर भी। साथ ही आपके नेचर ऑफ बिजनेस से के कारण या समय समय पर किन्हीं कारणों से और सेस भी लग सकते हैं। ठीक है, तो वो सेस भी लगेंगे, और सेस आप जानते हो किस पे लगता है? ऑन द टैक्स वैल्यू, नॉट ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, नॉट ऑन द इनकम वैल्यू, ऑन द टैक्स वैल्यू सेस लगता है। इसीलिए 0% पे कोई सेस लगेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो टैक्स जीरो हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट है इस बात पर? प्लीज बेटा, कोई डाउट है इस बात पर? रेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है? नो सर। ओके। तो ये सेस भी समय समय पर सरकार विभिन्न विभिन्न प्रकार के कारणों से अलाउ करती है कि लोग ले सकते हैं। जैसे अभी आपको याद हो कि 18 में केरला में बहुत बाढ़ आई थी, IIM कोझिकोड तक पानी पहुंच गया था। ठीक है, जितने भी बैक वाटर्स हैं ये पूरी तरीके से फ्लडेड अप हो गए थे। याद आ रहा होगा आपको, कुछ न्यूज़ में आप देखते होंगे 18 के आसपास बहुत बाढ़ आई थी। तब गवर्नमेंट ने 1% सेस, 1% ऑफ सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने या GST काउंसिल ने उनको अलाउ किया था, केरला गवर्नमेंट की को, कि दे कैन कलेक्ट 1% ऑफ सेस ऑन द GST टैक्स वैल्यू टू मीट आउट द expenses or the burden regarding the calamities created by this flood। तो ऐसे कभी भी किसी कैलेमिटी के कारण, किसी नीड के कारण, किसी रिक्वायरमेंट के कारण कोई अलग से फंड क्रिएट करना है, इसके कारण कभी भी सरकार किसी भी तरीके का कोई सेस बढ़ा सकती है, घटा सकती है किसी भी परसेंटेज पे। तो आपको याद केवल ये रखना है कि जो भी सेस होते हैं वो टैक्स वैल्यू पर लगते हैं। बस इतनी बात आप अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा रिगार्डिंग सेस। तो काफ़ी सारी बातें तो हमारी आपके साथ हो गई कि वैट से हम लोग चले थे और टैक्स रेट पे पहुंच गए, और टैक्स रेट के बाद में फिर GST कंपनसेशन सेस पे पहुंच गए। मतलब अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि GST लागू हो गया, कोई खतरा नहीं है। ठीक, तो जो जो झगड़े थे वो सारे सिमट गए। तो अब जब GST लागू हो गया तो ITC होगी, क्योंकि आपका बिजनेस ग्लोबल हो चुका था, क्योंकि MNCs के और बाहर के WTO के आपके ऊपर प्रेशर्स थे कि आप अपने यहाँ के बिजनेस को स्मूथ लाइन करिए। आपके अगर कोई बिजनेस की बाहर की पार्टी आए तो वो क्या 16 स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में, 3 यूनियन टेरिटरी में और विद सेंट्रल अगर बिजनेस करना चाहती है तो हर जगह जाके अपना अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराए, हर जगह पेपर सबमिट करे, हर जगह के रिटर्न फाइल करे। ये उसे करना पड़ता अगर GST लागू नहीं होता तो। जो आपने एडवांटेज और बेनिफिट याद करने हैं उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिट है, इट इज pave the way for the smooth line businesses in the global concern। आप भी बाहर जाने के लिए आसानी से काम कर सकते हैं और बाहर वाला भी आपके यहाँ आके आसानी से काम कर सकता है। बात समझ आती जा रही है आपको कि कोई बाहर की कंपनी आए और उसको पूरी इंडिया में कोई सप्लाई देनी है तो वो हर स्टेट में जाके पहले तो वैट का रजिस्ट्रेशन कराए, फिर आपके यहाँ CST का रजिस्ट्रेशन कराए, फिर एक्साइज का कराए, फिर कस्टम का कराए, फिर सारे रजिस्ट्रेशन ही कराता रह जाए। 35-40 जगह आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद हर जगह के हिसाब से वो रिटर्न फाइल करे। तो 35 लोग तो उसको मिनिमम 35 ऑफिस चाहिए जो हर स्टेट को डील करें, और उन ऑफिस के अंदर अपने जितने बंदे रखें। तो हाउ मच एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज द सपोर्ट एक्सपेंडिचर ओनली। इससे कोई बिजनेस में तो ग्रोथ आने वाली नहीं है, बिजनेस की ग्रोथ तो सेल से कनेक्ट है। दिस इज द सपोर्ट एक्टिविटी। तो बाहर के बहुत सारे प्रेशर थे कि यू हैव टू, और लाना भी पड़ेगा आपको, कि जैसा समाज चल रहा है वैसे चलना पड़ेगा। तो इसलिए भी GST लाया गया, ये भी आप एक बात समझ लीजिए। मेन फीचर क्या है? ITC आ चुका था वैट के समय से। अब एक पॉइंट आप इसके आगे और लिख लीजिए, सेनवैट, CENVAT। ये कॉन्सेप्ट भी आ चुका था GST के पहले। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेंट्रल अगर कोई ऐसा टैक्स कलेक्ट कर रहा है और सेंट्रल ही कोई स्टेट टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो वो आपस में ITC करा देगा। बिकॉज मैंने जो आपको पहले रटाया, आप ये रटिए पैसा किसके पास जा रहा है?
मैंने ये नहीं बोला कि ये CGST है, ये SGST। CGST SGST तो हाई है, ये भी ध्यान देना है कि जा किसकी जेब में रहा है। बात समझते जाइएगा आप बहुत ध्यान से। अब उसने ये बोला कि अगर कोई ऐसा टैक्स है, मान लीजिए एक्साइज है, और वो एक्साइज सेंट्रल कलेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ कोई यूटी जीएसटी भी कहीं, ये यूटी वैट भी है कहीं पर, कोई यूनियन टेरिटरी है वहां का वैट भी सेंट्रल के पास जा रहा है। तो अगर यही चेन बनती है गुड्स के फ्लो की, कि दिल्ली में बना, चंडीगढ़ में बिका, तो पैसा भी दिल्ली ने कलेक्ट किया था, सेंट्रल ने, एट द टाइम ऑफ द एक्साइज कलेक्शन। साथ ही साथ जब बिकना था तो भी कौन कलेक्ट कर रहा था? यूनियन टेरिटरी, मतलब दिल्ली के पास। तो अगर दिल्ली के ही पास दोनों चीजें हैं तो दिल्ली आईटीसी दे सकती है, और इसको बोलते थे सेंट्रल वैट, सेन वैट। यानी जहां सेंट्रल अटैच था इंटरनल स्टेट ट्रेडिंग के साथ, जो दिल्ली के केसेस थे, जहां पर सेंट्रल कुछ टैक्स कलेक्ट कर रहा था, साथ ही साथ ट्रेडिंग वाला टैक्स भी उसे मिल रहा था, वहां पर वो ये आईटीसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ जस्ट इंटर स्टेट ट्रेड। मेरी बात समझिए ना, दिल्ली ने के एक डीलर ने दिल्ली के किसी दूसरे डीलर को बेचा, तब तो आईटीसी मिल जाएगी, और ऐसी आईटीसी तो सारे स्टेट में मिल जाएगी वैट के रिजीम में। मैं उस आईटीसी की बात कर रहा हूँ कि जो कि कॉमन विद इन एक ही स्टेट के अंदर की ट्रेड ना हो करके उसमें एक्साइज जुड़ी हो, कोई ऐसा टैक्स जुड़ा हो जिसे सेंट्रल कलेक्ट कर रहा हो, साथ ही साथ वो व्यापार कर भी सेंट्रल कलेक्ट कर रहा है। तो सेंट्रल पीछे वाले जो मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज के टैक्स हैं इनका रिम्बर्समेंट कर सकता है, उसने किया है इन द सेंडवैट प्रोसीजर। यू कैन से द हाफ मार्किंग ऑफ द जीएसटी। जीएसटी ने तो उसको पूरे देश में कर दिया, पहले ये एक प्रदेश में हुआ करता था वैट में, फिर उससे आगे जब हम बढ़े तो वो राज्य जो डायरेक्टली दिल्ली को व्यापार कर दे रहे हैं या जिनका व्यापार कर दिल्ली ले रहा है, साथ ही साथ उनका मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक्साइज का टैक्स और इस तरीके के टैक्स भी दिल्ली के पास जा रहे हैं, तो वहां पे सनवैट लागू हो गया। आपको समझ आ रहा है? एक स्टेप फर्दर चले गए हम लोग। पहले क्या था, केवल एक ही टैक्स के अंतर्गत आईटीसी हो रही थी इन द वैट। जब सनवैट आया तो दो टैक्स के बीच में चेंजिंग होने लग गई। वन इज द एक्साइज एंड सेकेंड इज द वैट ऑफ द दिल्ली और वैट ऑफ द सच यूनियन टेरिटरी, जहां का दिल्ली टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रही है? ये बात जब क्लियर हो जाएगी तब आपको जीएसटी पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। जीएसटी ने इस काम को होल ओवर इंडिया कर दिया, होल ओवर इंडिया। जिस काम को सनवैट ने किया था केवल दिल्ली तक सीमित रह गया था, वो सनवैट का कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा? प्लीज नहीं आया तो आप जल्दी से दोबारा पूछिए, फिर आपको आईटीसी रटनी नहीं पड़ेगी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, आप बिल्कुल धड़ाधड़ भागते चले जाएंगे आईटीसी पर। सनवैट का कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया बेटा? जल्दी रिस्पॉन्स करो, टाइम हो रहा है आपका। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सनवैट इज क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सनवैट इज क्लियर? नहीं क्लियर है तो आप बताइए बेटा जल्दी से, कहाँ पे डाउट हो रहा है? प्लीज यार, मुझको मिला के 23 लोग हैं, 22 लोग चुप रह जाएं। 11 टीमें अगर क्रिकेट की बनाई जाए तो ये 2 टीमें बन रही हैं पूरी पूरी, 11 11 22, और 22 लोग शांत, बड़ा संभव बात है ये। ओके जल्दी से बताइए, इतनी शांति, या तो समझ आ गया तो यस कर दीजिए, नहीं समझ आया है तो वो पॉइंट बताइए कहाँ पर है। प्लीज एनीबडी टेक द इनिशिएटिव। सर समझ में आ गया है, लेकिन सर अभी थोड़ा सा खुद से जब पढ़ेंगे एक बार तो उसमें सर कुछ भी जो होंगे पॉइंट्स तो सर आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ओके गुड। तो ये बेसिकली कहाँ काम करेगा? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। अब आप पढ़िएगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज कलेक्ट करती थी, और 100 की चीज़ अगर 110 के पास 10 में व्यापारी के पास पहुंची तो वो एक्साइज का पैसा जोड़ के 110 से आगे बढ़ा देता दूसरे व्यापारी को। तो उसने बोला ऐसा करो, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो टैक्स पीछे से आप पे करके आ रहे हो ना, एक्साइज वाला जो आपके ऊपर लाद दिया पिछले वाले डीलर ने,
तो ये मेरे पास पहुंचा, ये मैं लौटा दूंगा, आप 100 रुपए का सामान आगे बढ़ाओ, अपना प्रॉफिट और अपना जो भी वैल्यू एडिशन है वो लगा के अगले डीलर को पीछे के जो ये 10 रुपए मैन्युफैक्चरिंग टैक्स एज एक्साइज विच आई हैव कलेक्टेड वो आपको लौट जाएगा। इसको बोलते थे सनवैट। ठीक, अब आप अच्छे से देखिएगा, फिर पूछिएगा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आईटीसी की फंक्शनिंग पर जाएंगे कि कैसे कैसे ये काम करती है, किस तरीके से इसके एडजस्टमेंट है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, और साथ ही साथ कौन कौन एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है, ये फर्दर क्लासेस का टॉपिक है। आप अच्छे से पढ़ के आइए। और उसके अलावा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप उनको सबको देखो और मुझसे पूछो। ठीक सर, एक चीज आपसे पूछनी थी। यस, जरूर बोलिए। सर, जो आपने पढ़ा है सर, इसी के अंतर्गत जो जो सर क्वेश्चन आते, तो एक सर आइडिया आप दे दीजिएगा, चाहे लास्ट में दे दीजिए, चाहे सर जब आप सही समझे, तो सर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ओके, एक काम करेंगे आप कि सारे आप लोगों के जो है वो सीनियर्स भी साथ में होंगे, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लो, तो अगर आपका रिटर्न आएगा तो ऑलमोस्ट वही ट्रेंड रहेगा। ठीक, अब अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा, कि ऑब्जेक्टिव में चीज़ें ही बदल जाती हैं। तो अभी तो कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरीके का आपका क्या होने वाला है। ठीक, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत रखिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके थैंक यू साथ। सर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू। Thank you, थैंक sir. यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर।